गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक नए क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ कर रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 3.11 है एनसीईआरटी का। दे आर आस्किंग अबाउट कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर, कैपिटल एम है यानी मोलरिटी है, मोलर एसिडिक एसिड इज 7.896 into 10⁵ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर आपको मोलरिटी देकर किसी एसिडिक एसिड का सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी दी है और उसकी कंडक्टिविटी बता रहा है कि इतनी है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, क्या कैलकुलेट करवा रहा है आपसे? मोलर कंडक्टिविटी। तो आप कर सकते हो, जब आपको कंडक्टिविटी गिवन है और कंसेंट्रेशन गिवन है तो आप मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला में पुट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद क्या पूछ रहा है? इफ लैम्डा एम 0 यानी लैम्डा एम यानी इसकी कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं, उसकी वैल्यू दी है इसने। फॉर एसिडिक एसिड इज 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट? आपसे दो वैल्यूज यहाँ पूछ रहा है, एक तो मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है जो हमारे लिए इजी है, इन दोनों वैल्यूज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हमें पूछ रहा है, ये आपको इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दे दिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है। पहले हम इस क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट कर लेते हैं। देखो मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? K × 1000/3। K क्या है यहाँ पर? कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है। और सी क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म आप पढ़कर आए हो, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है? आपकी मोलरिटी, जो भी आपको गिवन है। तो वो आपने फॉर्मूला में जब रखा, के की वैल्यू रखा, सी का वैल्यू रखा, ये हम जानते हैं फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैलकुलेट करना भी हमने सीखा था, इसको आपको याद रखना है फॉर्मूला। ओके, तो इस फॉर्मूला में जब आपने वैल्यू रखा तो आपको मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम की वैल्यू इतनी मिलती है, ठीक है। आपको इनकी यूनिट्स याद रखना है। मोलर कंडक्टिविटी तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स इसकी यूनिट होगी। ये आपका पहला पोर्शन हो गया इस क्वेश्चन का। अब उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। तो देखो आप जब आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था 11th में, तो वहां पर आपने डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, फॉर बेस, उनकी वैल्यूज देखी थी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है ये भी आपने सीखा था। तो उन्हीं सब वैल्यूज को यहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे। वी नो फॉर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये आप 11th में अच्छे से सीख चुके हो। अब सिर्फ इतना याद रखना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फॉर एसिड, यहाँ पर एसिड ही आपका एसिडिक एसिड, इतनी होती है C⁴ 1 - अल्फा। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए के ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, ठीक है। और है क्या? रेशियो प्रोडक्ट आयन एंड रिएक्टेंट आयन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के आयन का रेशियो है ये, ठीक है। एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एसिड के लिए इतनी होती है। और यहाँ पर जो अल्फा है, वो अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितना आपका एसिड पर्टिकुलर डिसोसिएट हुआ है जब आपने उसका सोल्यूशन बनाया। क्लियर? तो ये हो गया अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है अल्फा, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू यहाँ आपको सी की वैल्यू पता है। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो आपके लिए ये फॉर्मूला है। सी यानी कंसंट्रेशन आपको गिवन है, मोलरिटी की फॉर्म में दी हुई है, आपको क्या निकालना है? अल्फा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखो अल्फा के लिए भी फॉर्मूला है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो अल्फा कहलाता है। फाइंड आउट करना सीखा था हमने जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल रहे थे, तब हमने वहां पर जो एक एक्स फैक्टर की वैल्यू निकाली थी, वहीं से हमारा अल्फा की वैल्यू भी निकल कर आती है। आपको ये चीज याद रखनी है। तो देखो आपने मोलर कंडक्टिविटी आपने फाइंड आउट कर ली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में दी है, तो आप इन दोनों को रखते हो जब फॉर्मूला में, तो आपको अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकल कर आती है जो कि 0.084 है और इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। अब इसी वैल्यू को आप के में यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो उस फॉर्मूला में जब आपने रखा तो आपके पास जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू निकल कर आता है वो है 1.86 into 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स कहाँ से आया वो आप इस फॉर्मूला से देख सकते हो। तो इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। जनरली आपको मोलर कंडक्टिविटी दे देगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करवाएगा, या कंडक्टिविटी दे देगा, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करवाते हैं आपसे क्वेश्चन में। और एक ये थोड़ा सा डिफरेंस इस क्वेश्चन में था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड आउट कराते हैं, तो वो हमने देख लिया है। आप इसे नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 3.17। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूटिलाइज होगी यहाँ पर। यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन फॉलोइंग इज फिजिबल। आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज देखनी है, उनके बेसिस पर बताना है कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन फिजिबल है, यानी कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो देखो एक चीज ध्यान में रखो, रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना है, हम पढ़कर आए थर्मोडायनेमिक्स में कि रिएक्शन तभी फिजिबल होती है, तभी स्पॉन्टेनियस होती है रिएक्शन, जब डेल जी की वैल्यू 0 से कम हो, यानी नेगेटिव हो। यानी जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। और आप सभी जानते हो डेल जी क्या है, डेल जी के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हम निकाल कर लाए फॉर्मूला, नेगेटिव ऑफ एन एफ ई नॉट। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, और एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव है, 96,500 समथिंग। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। अब डेल जी की वैल्यू को नेगेटिव बनाए रखने के लिए इस साइन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यानी कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हम देखते हैं कि नेगेटिव वैल्यू हो रही है। ठीक है, अभी तक हमारा डेल जी का वैल्यू नेगेटिव बना हुआ है, बट अगर ई नॉट यानी हमारा जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, अगर वो भी नेगेटिव, मान लो अगर वो नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन दोनों मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो यही रीजन है कि जो ई नॉट है इसकी वैल्यू नेसेसरी है, मस्ट है कि पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव ही वैल्यू हमें देगा और हमारे डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये चीज क्लियर होती है ना। तो यहाँ पर हम वही चीज हमने लिखी कि एन एंड एफ आर पॉजिटिव वैल्यूज, so it is necessary to be positive for del G to maintain the value of negative del G. ओके, ये चीज आप देख लेना और आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पर अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं, जिसमें हमें रिएक्शन दिए किसके बीच में, Fe+3 और Br नेगेटिव, दो रिएक्टेंट दे दिए। अब आपसे पूछ रहा है बताओ इनके बीच में रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, तो आपको फिजिबिलिटी के लिए क्या देखना है, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, और डेल जी की वैल्यू कब नेगेटिव आएगी, जब आपका ई नोड यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी कितना होगा, आपका नेगेटिव में ही आएगा, सॉरी पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव आते ही तो क्या होगा, ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी और रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो यहाँ देखो Fe+3 और Br- दोनों रिएक्टेंट दिए हुए हैं। अब आप जानते हो कि Fe+3 है, इसकी एक और ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe+2, तो यानी अब +3 से +2 में ही आएगा, +4 में तो नहीं जा सकता ये ऑब्वियसली। ठीक है, और Br नेगेटिव है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन है इसके पास नेगेटिव नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके ये ब्रोमीन में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों के बीच में रिएक्शन का अपना सोल्यूशन देखेंगे कि Fe+3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe+2 बना सकता है। तो Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट होना, यानी इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है Fe+3 ने, ऐसा करेगा ये। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव में 0.77 वोल्ट है। ओके, हमने सीखा था, जब हमने इनको लिखना सीखा था, जब हमने याद भी की थी ये वैल्यूज। अब हम देखते हैं कि Br- नेगेटिव, इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लूज करके ब्रोमीन में कन्वर्ट होना है, यानी इससे अपना ऑक्सीडेशन करना है। तो किस तरह करेगा, Br- इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Br2 में, आप इसको बैलेंस कर लेना रिएक्शन को, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस तरह से। तो इसके लिए ई नॉट की वैल्यू -1.09 वोल्ट है। अब ध्यान में रखना कि ये तो आपका रिडक्शन हो रहा था, Fe+3 से +2 में कन्वर्ट होना यानी रिडक्शन हो रहा था, और हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यूज हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की है, जानते हो आप। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज इक्वल होती है, बट साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। तो Fe+3 से +2 में कन्वर्ट होना यानी रिडक्शन पोटेंशियल था, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यूज दी हुई है, जो कि इसकी वैल्यू प्लस में 0.77 है। अब बात कर लेते हैं ब्रोमीन की। Br नेगेटिव से Br2 में कन्वर्ट होना यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना, यानी ऑक्सीडेशन करना, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, जो कि प्लस में 1.09 थी। ध्यान में रखना है चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लेना एक बार। ब्रोमीन की रिडक्शन पोटेंशियल, हर एक एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। अगर आपसे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे तो आप सिर्फ वैल्यू सेम रहने देना, साइन को चेंज कर देना। तो अगर हम देखते हैं कि ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है वहां पर, पॉजिटिव 1.09, या हमने देखा कि ब्रोमीन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप वैल्यू सेम रख लो, सिर्फ आप इसका साइन डिफरेंट कर दो, तो आप -1.09 रखोगे। समझ में आई ये चीज। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ हमें अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। तो ओवरऑल अब आप देखोगे रिएक्शन क्या हो रही है, ओवरऑल Fe+3 Br- Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है और Br2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप इसका देखोगे
प्लस की 0.77 वैल्यू और माइनस का 1.09 वैल्यू, तो ओवरऑल आपके पास रिएक्शन का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 0.32 वोल्ट। कर लोगे यहाँ से प्लस माइनस 0.32 वोल्ट। तो यानी यहाँ पर हमारे लिए पूरी रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू है स्टैंडर्ड पोटेंशियल की, वो नेगेटिव में आई है, यानी हमारी रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल नहीं होगी। ये चीज हम यहाँ से देख चुके हैं कि ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तभी हमारा डेल जी नेगेटिव होगा और तभी हमारी रिएक्शन फिजिबल होगी यानी स्पॉन्टेनियस होगी। तो हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए ई नोट फॉर द रिएक्शन इज नेगेटिव, सो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। क्लियर होती है चीज। एक और क्वेश्चन कर लो इस तरह का, तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी ये चीज। एक रिएक्शन आपको दी है, फोर्थ क्वेश्चन है इसी का, Ag प्लस Fe+3, यानी सिल्वर और Fe+3 के बीच में रिएक्शन करवानी है आपको, ये दोनों रिएक्टेंट दे दिए। अब आप ध्यान में रखो, सिल्वर आपने देखा है कि सिल्वर की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Ag+, तो यानी सिल्वर नेगेटिव तो कैरी करता नहीं, प्लस भी 1 कैरी करता है, तो अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag+ बना सकता है। हम देखते हैं, Ag एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Ag+ बनाया, ठीक है। क्या हुआ इसका, क्या हो रहा है यहाँ पर, Ag ने प्लस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Ag की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखी है जो कि कितनी होती है, पॉजिटिव में 0.80 होती है, 0.80। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, वैल्यू सेम रख दो, साइन को फ्लिप कर दो, तो यानी आप -0.80 लिखोगे। क्लियर होती है चीज। अब उसके बाद Fe+3 की बात कर लेते हैं। +3 फेरस की भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 और +2। जब रिएक्शन पोर्शन में ये +3 की फॉर्म में, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में जाकर Fe+2 बनाएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है यानी इसने अपना रिडक्शन किया है, Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है जो कि कितना है, +0.77 वोल्ट। ओके, ये चीज समझ में आई। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखो और आपके पास ओवरऑल इलेक्ट्रो पोटेंशियल आ जाएगा। यहाँ पर भी वो वैल्यू कितना आ रही है, नेगेटिव में ही आ रही है, अगर आप देखते हो, क्योंकि आपके पास नेगेटिव वैल्यू हायर थी, तो वैल्यू नेगेटिव में आई, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, ई नोट फॉर द अबाउट रिएक्शन इज नेगेटिव, सो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिएक्शन की फिजिबिलिटी पूछते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, हर एक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ ले तो उसका साइन फ्लिप कर देना। ओके, तो ये चीज है, और ये क्वेश्चन इस तरह के जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट हम सब तरह के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड, और हर एक क्वेश्चन का एक एक हमने पोर्शन देख लिया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड, तो आप उन क्वेश्चंस को आप करो, नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये बात होती है हमारे कंप्लीट चैप्टर की, एनसीईआरटी हमने कंप्लीट इसकी ऑलमोस्ट कर ली है। अब कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछोगे। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपने 4th चैप्टर की तरफ अब बढ़ेंगे। आपको अपने एफए की भी तैयारी करनी है, जितना मैंने पढ़ाया उसी में से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लो, वहीं से आपको एफए का मैटर भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।